नमस्कार। भारतीय शिक्षा पद्धति और उसका मूल उद्देश्य, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय शिक्षा संकाय के माननीय प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह हमारे बीच हैं। हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय शिक्षा पद्धति कैसी रही है और आज वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो उस संदर्भ में उसका उद्देश्य क्या रहा है। हम बात आरंभ करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की। सुनील जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बालाजी जी। जैसा कि हमने कहा कि हमारे देश में वैदिक कालीन शिक्षा से शिक्षा की शुरुआत होती है, जब छात्र अपने गुरुकुल में रहा करते थे, आचार्यों के यहाँ रहा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस समय की जो शिक्षा थी उसका मूल उद्देश्य था स्वयं को जानना, मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर की आराधना करना। जी। बाद में बुद्ध काल की शिक्षा, उसका भी उद्देश्य लगभग यही था। और अभी वर्तमान जो शिक्षा है, जहाँ की उद्देश्य बदलते बदलते रोजगार और मूल रूप से रोजगार हो गया है। आइए हम बातचीत वैदिक शिक्षा की करें। कैसी शिक्षा रही है वैदिक काल में भारत में? जी हाँ, भारत की जो विद्वत परंपरा है और शिक्षा की परंपरा है, वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ शुरू से ही कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृदः कस्यस्विद्धनम। तात्पर्य इसका ये है कि संसार में स्थावर जंगम जो कुछ भी है, उसमें सभी में परमात्मा का वास है, ईश्वर का वास है, और उसको हमको स्वीकार करना है। त्याग पूर्वक भाव से हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो विविध प्रकार की कलुषताओं से भरा होता है, अच्छाइयों से भी भरा होता है, लेकिन उसमें उसको पहचान करके जीवन में आगे बढ़ना बड़ा दुष्कर कार्य है। इसलिए हमारे यहाँ मूल रूप से शिक्षा का लक्ष्य ये कहा गया है कि व्यक्ति को ज्ञानमय बनाइए, उसके ज्ञान का विकास करिए। और इसमें दो मूल रूप से संप्रत्यय आते हैं। एक संप्रत्यय विद्या का है और दूसरा संप्रत्यय अविद्या का है। विद्या का तात्पर्य ये है कि स्वयं पहले अपने बारे में जानिए। जैसे ये कहा गया था कि हम स्वयं अपने शरीर के बारे में जानें, जिसको अन्नमय कोश के रूप में जाना गया था। और जो आपकी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी का जो यथार्थ है, जब तक उसको हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल बॉडी को जानना जरूरी है। उसके उपरांत ये कहा गया था कि प्राणमय कोश महत्वपूर्ण है। प्राण का मतलब है वायु का जो संचार हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, कैसे हमको उसके प्रति ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये जानकारी हमारे को होना चाहिए। तीसरा, उसके बाद ये कहा गया कि मनोमय कोश। मनोमय कोश का मतलब है कि हम अपनी इंद्रियों का संचालन अपने मन के द्वारा किस प्रकार से करें, और अगर हम उसको ठीक ढंग से कर पाते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी बुद्धि चाहिए। और इसलिए उसके ऊपर कहा गया कि विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब है कि हम अपनी बुद्धि का परिष्कार करें और उस बुद्धि के द्वारा तर्कपरक रूप से, ज्ञानवर्धन रूप से हम मन का संचालन करें। और तदुपरांत अगर हम ये सब सारी चीज़ें नियमित रूप से करते हैं तो हमारे संस्कार का भाग सत की तरफ जाता है। तो ये सत, रज और तम में भेद करना बुद्धि का कार्य है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। और वह उत्कृष्टतम जो जीवन है, वैदिक काल में ये कहा गया था कि मोक्ष की प्राप्ति ही उत्कृष्टतम जीवन है, आनंद की प्राप्ति ही उत्कृष्टतम जीवन है। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष को हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। बहुत सुंदर। अभी आपने सुना प्रोफेसर सुनील जी से कि उन्होंने कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति शिक्षा का मूल उद्देश्य हुआ करती थी हमारे देश में, जब हम वैदिक कालीन शिक्षा की बात करते हैं। और उसी समय हमारे जो ऋषियों ने है, हमारे जो शिक्षाविदों ने है, उद्घोष किया सा विद्या विमुक्तये। तो ये जब हम सा विद्या विमुक्तये की घोषणा करते हैं तो ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है? जी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने विगत चर्चा में ये देखा कि शिक्षा का तात्पर्य ये है कि अपने को जानना। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने लिए ही मुक्ति कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। और इसी तरह से जैसे एक दूसरा पक्ष मैंने आपको कहा कि अविद्या। अविद्या का मतलब ये है कि संसार में अन्य जो वस्तुएं हैं, वो समस्त वस्तुएं भी यथार्थ हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस जो है हमारे संदर्भ में बड़ा टेम्परेरी है, बहुत
अल्पकाल के लिए है, उनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके अंदर स्थायित्व है। तो इस प्रकार का अगर हम भेद कर पाएँ कि क्या स्थायी है हमारे लिए और क्या अस्थायी है हमारे लिए, ऐसा भेद करके अगर हम स्थायित्व अथवा सत्य का साक्षात्कार कर सकें, ऐसी ही शिक्षा हमको मुक्ति दिला सकती है। वही अमृत के समान है, विद्या को अमृत भी कहा गया है। तो अगर इस प्रकार की शिक्षा की हम बात करते हैं और उसका हम अपने अंदर उसको धारण करते हैं, तो वही शिक्षा जो है अमृत प्रदान करती है, वही मुक्ति प्रदान करती है, वही लिबरेट करती है, वही लिबरेट करती है। इसलिए ये भी कहा गया है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, जो विद्या है वो एक तरह से ज्ञान को जन्म देने वाली है, वो तृतीय नेत्र के समान है, जिससे कि आप वह सब देख सकते हैं जो यथार्थ है। बहुत सुंदर। वैदिक काल की शिक्षा के बाद यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो यहाँ बुद्ध काल की शिक्षा हमारे यहाँ देखी जाती है और बहुत उसी समय हमारे देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ बने और बहुत बड़े आचार्य बुद्ध के समय में उन्होंने शिक्षा को जोड़ा, बौद्धकालीन शिक्षा को, और उन लोगों ने भी शिक्षा को जीवन से जोड़ने का काम किया, जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा की बात थी। तो क्या वैदिक कालीन शिक्षा में और जो बुद्ध काल की शिक्षा थी उसमें कुछ अंतर हुआ या फिर वैसा ही रहा सर? मुझे तो ये लगता है कि मूलभूत से दोनों एक ही थी। इतना ही है मात्र कि काल क्रम में कुछ विसंगतियाँ उत्पन्न हुई, उन विसंगतियों को और परिष्कृत करने का प्रयास किया गया। क्योंकि बौद्ध काल में भी यही कहा गया है कि आत्मदीपो भव, आप खुद ही अपना दीप बनिए, अपने आप साक्षात्कार करिए, अपने आप यथार्थ लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो सत्य का साक्षात्कार तो हर व्यक्ति को अपने आप करना है। ये वैदिक काल में भी कहा गया, ये बौद्ध काल में भी कहा गया। एक अच्छी बात बौद्ध काल में और हुई कि शिक्षा का संस्थागत विकास हुआ, और संस्थागत विकास में हमने देखा कि बड़ी बड़ी संस्थाएं शिक्षा की बनी, जो कि दुनिया में सबसे पुरातन संस्थाएं कही जाती हैं। आज भी हम तक्षशिला और नालंदा को हम याद करते हैं। तो ये तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा हो, ये सारी की सारी संस्थाएं बौद्ध काल की देन है। एक बहुत अच्छी बात और हुई कि मेडिकल एजुकेशन, जो वैदिकी की बात करते हैं, वो वैदिक काल में भी थी, लेकिन बौद्ध काल में और भी परिष्कृत हुई और सार्वजनीन शिक्षा हुई। जैसे कि वैदिक काल में आम तौर पे ये नहीं थी कि शिक्षा सबके लिए नहीं थी, उस काल में भी शिक्षा सबके लिए थी, लेकिन उसका जन जन तक प्रचार का जो पुनः प्रयास हुआ वो बौद्ध काल में हुआ और परिष्कृत तरीके से हुआ। ये मूलभूत उसमें अंतर है। जी, जब हम वैदिक काल शिक्षा की बात करते हैं तो जैसा कि सर ने कहा कि एक वैसे कहा जाता है कि एक वर्ग है जहाँ तक शिक्षा वैदिक काल में नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय में जो शिक्षाविद थे, जो आचार्य थे, उन्होंने जन जन तक शिक्षा को पहुँचाने का कार्य किया। और उस समय जो हमारा मेडिकल था, उस समय चाहे वो सुश्रुत संहिता में भी जो सारी चीज़ें आई हैं या चरक संहिता में, हमारे विज्ञान को भी हम बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को जानते थे। अभी जो वर्तमान शिक्षा हुई, जो आधुनिक युग में शिक्षा हो रही है, बाद में मैकाले की बात करें और भी लोगों की, लेकिन उसी दौरान जो हमारे कई महापुरुष हुए, उनमें एक थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, वी वॉन्ट दैट एडुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, माइंड ऑफ is expanded, the intellectuality is expanded and one can stand on his own feet। तो उन्होंने 3 प्रमुख बातें कही। हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा विस्तार से, क्योंकि अभी हम वर्तमान शिक्षा की बात करें, अभी आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें स्वामी विवेकानंद या फिर बाद में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने वर्धा में शिक्षा को एक नए कंसेप्ट के रूप में देखा था, तो हम उसकी बात करना चाहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। आपने बहुत चीज़ों को लाने का प्रयास किया है। एक ऐसा काल भारत में आया जिसमें कि हम अपने पर ही अविश्वास करने लगे, और वो इसलिए अविश्वास करने लगे, अगर किसी को बार बार आप कहें कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, तो सही होते हुए भी उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। हम ये देखते हैं कि मैकाले ने ये कोशिश किया कि इस देश को लाख कोशिश के बावजूद हम इनकी जड़ों से नहीं काट पा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने बड़ा मंथन किया और ये कहा कि अगर इनको किसी प्रकार से अपने प्रति इनके अंदर अविश्वास उत्पन्न कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम इनको हरा सकते हैं। और उसने शिक्षा के द्वारा संस्कृति को काट करके संस्कृति नामक जड़ से हमको काटने का कोशिश किया, और उसके लिए शिक्षा को एक तरह से उन्होंने टूल के रूप में, औजार के रूप में उपयोग किया। इस बात को स्वामी विवेकानंद ने भली भांति पहचाना।
इसी बात को महात्मा गांधी ने भी भली बात पहचाना। और इसी बात को मैं और भी जोड़ना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने, डॉक्टर एनी बेसेंट ने, श्री अरविंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और विशेष रूप पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि काशी की धरती पे एनी बेसेंट जी ने तो एक नई अलग ही जगह दी कि स्वदेशी शिक्षा के प्रति विश्वास हो। और स्वामी विवेकानंद जी का मूल रूप से एक चीज़ मानना ये था कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो कि जिसकी जड़ें हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं आश्रित हों। और उन्होंने नव्य वेदांत की अवधारणा दी कि वेदांत को पुनः परिभाषित किया जाए जिससे कि आम व्यक्ति के तक ये जो है कि भाषा के रूप में, व्यवहार के रूप में, ज्ञान के रूप में ये पहुंच जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले आत्मबल का संचार करो। भारतीयों में सबसे पहले उन्होंने कहा कि आत्मबल का संचार करो। और उसके लिए दो बातें उन्होंने कही कि उन्होंने ये कहा कि फुटबॉल खेलिए। फुटबॉल इसलिए खेलिए क्योंकि फिजिकली अपने को स्ट्रांग बनाना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आपको शिक्षा घर घर पहुंचाना है, और वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सके, जिससे लाइवलीहुड कमा सके, जिससे 2 जून की रोटी। उन्होंने कहा कि 2 जून की रोटी जो शिक्षा न दिला सके वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। तो आप ये देखें कि एक तो आत्मबल का संचार करना, दूसरा फिजिकली स्ट्रांग करना, अन्नबल, जो अन्नमय कोश वैदिक काल में कहा गया था कि अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को मजबूत बनाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में वह सब प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको मनुष्य के रूप में करना चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत ही अच्छी कही कि कौशल युक्त शिक्षा, जिसको कि आप स्किलफुल वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, जिसको कि आप ये देख सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा में 1986 की शिक्षा नीति में भी कहा गया था और 2020 की शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है कि 21st सेंचुरी स्किल्स के साथ लोगों के अंदर जो है व्यावसायिक कुशलता होनी चाहिए, जिससे कि हम समाज में आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव हो सकें। तो इस प्रकार की शिक्षा की बात विवेकानंद जी करते हैं, और इन सभी में वो मानते हैं कि इन सब के द्वारा व्यक्तित्व का, चरित्र का गठन किया जाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही जो कि विद्यार्थियों में आजकल सभी शिक्षकों को ये जगाने की ज़रूरत है कि यू जनरेट द स्पार्क। आप उनके अंदर स्पार्क जनरेट करिए। जैसे हम ये देखते हैं कि माचिस की तीली में आग होती है, लेकिन उस आग को के लिए आपको स्पार्क जनरेट करना पड़ता है। हर विद्यार्थी के अंदर वो शक्ति है, लेकिन उसको बार बार जगा करके वो स्पार्क आप जनरेट कर सकें, जिस प्रकार से बरगद के एक छोटे बीज को हम एक बड़े वट वृक्ष में बदल देते हैं, वही बात विद्यार्थी के अंदर अगर हम ये स्पार्क जनरेट कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो उस रूप में प्रकट होकर के सामने आ जाएगी। तो चरित्र का विकास में ये सारी की सारी चीज़ें समाहित हैं। यही बात महात्मा गांधी ने भी कही। महात्मा गांधी ने भी कहा, उन्होंने कहा स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, क्राफ्ट ओरिएंटेड एजुकेशन चाहिए और अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई शिक्षा चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो है कि आश्रम पद्धति की भी बात कही, और साथ में उन्होंने जो है कि बहुत सारे गुणों की भी बात कही, जिसको कि एकादश व्रत के रूप में हम जानते हैं। और महात्मा गांधी ने तो साफ रूप से कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर हम उनके पूरे जीवन को विद्यार्थी को जानने के लिए प्रेरित करें और कहें कि यू एक्सप्लोर इट, आप खुद उसको उद्घाटित करिए और ये देखिए कि क्या गुण थे, तो आप ये देख सकते हैं कि एक आम आदमी किस तरह से श्रेष्ठतम ऊंचाइयों में अपने चरित्र के निर्माण द्वारा पहुंच सकता है, ये स्पष्ट रूप से उससे संदेश जाता है। बहुत ही विस्तृत रूप से आपने कहा। और उसी संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ टोटल परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। जैसा आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, तो हमारे अंदर जो स्किल है, चाहे हम अच्छा गा सकते हों, अच्छा खेल सकते हों, अच्छा दौड़ सकते हों, अच्छा बोल सकते हों, या कोई अच्छा कलाकृति कर सकते हों, अगर हमारे अंदर वो गुण है तो शिक्षा का मूल उद्देश्य उसी का परिमार्जन करना, उसी को विकसित करना। और उसी संदर्भ में बाद में स्वामी विवेकानंद को लेकर ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी शिक्षा के उस उद्देश्यों को समझा है। आप बात कर रहे थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी की।
रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रगान की रचना की, हम सभी जानते हैं। तो उनकी जो शिक्षा पद्धति थी, शांति निकेतन की स्थापना हुई, बाद में हमारे यहाँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और उस बीच में आपने एनी बेसेंट जी का नाम लिया, जो यहाँ पर उन्होंने सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी। तो उस दौर की जो शिक्षा थी, मूल्यपरक शिक्षा थी, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा थी। अभी अगर हम आगे बढ़ते हुए आज के संदर्भ में देखें तो जो हमारी शिक्षा है वो थोड़ी भ्रमित होती दिख रही है, ख़ासतौर से जो हमारे युवा हैं या शिक्षक हैं उन तक बातें नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जिस देश की शिक्षा की आधारशिला वैदिक काल में साविद्या विमुक्त ये रहा हो, आज हम क्यों इस तरह से भ्रमित हो रहे हैं? जी, बहुत अच्छी बातें आपने कही। देखिए, इन सभी लोगों में एक बात मैं समान रूप से देखता हूँ कि सभी के सभी, चाहे वो विवेकानंद जी हों, टैगोर जी हों, एनी बेसेंट जी हों, महात्मा गांधी हों, भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। उपासक मैं कहना चाहूँगा, उसके परे वो नहीं जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसको उन्होंने धारण किया है। तो ये धारण करने में एक तत्व तो बहुत ही सबलता के साथ नज़र आता है, वो ये है ईश्वर तत्व, परमात्मा का तत्व। ये सभी मानते हैं कि इस सृष्टि का संचालन करता वो परमात्मा है, और उस परमात्मा और आत्मा के गुण को हमको धारण करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो बहुत ही साफ तरीके से कहा है कि अगर आप अपने को एक स्पिरिट मानते हैं, आत्मा मानते हैं, तो आप किसी भी काम को श्रेष्ठतम तरीके से संपादित कर सकते हैं, चाहे वो सेवा का कार्य हो, चाहे वो दक्षता का कार्य हो, चाहे वो तकनीकी का कार्य हो, चाहे शिक्षण का कार्य हो। तो यही बात हम ये देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी में भी नज़र आती है। वो उन्होंने अपने प्राण का सुख, अपना आनंद, सब कुछ उसी परमात्मा को कहा है। तो प्रकृति के बीच में रह करके शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पेड़ों के बीच में, नदियों के बीच में, तालाब के बीच में, हवा के बीच में, मिट्टी के साथ खेलते हुए, रेत के साथ खेलते हुए अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप जीवन के यथार्थ को समझ पाएंगे। और जैसा कि डॉक्टर एनी बेसेंट जी का आपने लिया नाम, वो तो भारत से इतना ज़्यादा अभिप्रेरित थी कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व ही 2 विद्यालयों की स्थापना की, जिसको कि आप सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के नाम से आप जानते हैं। उसकी स्थापना उन्होंने इसलिए की कि हिंदू युवाओं को उनकी ही सनातन संस्कृति के बारे में शिक्षा देना और उनको सुदृढ़ करना। और आप ये देखेंगे कि कामाख्या पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छात्रावास नाम से एक छात्रावास है, जो कि किंग एडवर्ड हॉस्टल नाम से जाना जाता था। उसमें एक शिलापट्ट लगा हुआ था, जिसको कि अपनी आंखों से मैंने खुद देखा है। वो लिखा था, दिस वॉज अ बोर्डिंग हाउस फॉर हिंदू बॉयज़। तो आप ये देखिए कि कितनी श्रेष्ठ धारणा थी कि हिंदू युवाओं को उनके जो पारंपरिक ग्रंथ हैं उनके प्रति एक आत्मबल का संचार करिए। जब जानेंगे ही नहीं तो क्या होगा, तब तो आप बिना जाने ही उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे बड़ा ध्यान दिया। एक बहुत बड़ी बात थी, सन 1896 से लेकर के सन 1901 तक का जो काल देखें, आप सोचिए कि कितना समाज में कूपमंडूपता व्याप्त थी। और उन्होंने ये कहा कि लड़कियों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। बैलगाड़ियों में बच्चियों को जो है कि गांवों से ले आया जाता था। तो हिंदू संस्कृति के बारे में लोग जाने, उपनिषदों को जाने, उनमें जो मूल तत्व है उनको जाने, श्रीमद् भागवत गीता को जाने, और जान करके अपने आत्मबल का संचार करें। सुखप्रद जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक सफल, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट जीवन, उसका मंत्र उसमें मिलता है। यानी कि शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो है आत्मिक विकास। और जब आपके अंदर आत्मिक विकास प्रस्फुटित होगा, आपकी चेतना जागृत होगी, तो आप जीवन के उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे, जहां आप काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये चारों की प्राप्ति करेंगे। और यही शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा है, खासतौर से भारतीय शिक्षा का। आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद।